बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जनाब पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन सी है या न्यूक्लियर क्लब कौन सा है, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनका जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर क्लब क्या होता है। न्यूक्लियर क्लब वो क्लब है जिसके अंदर वो कंट्रीज़ शामिल होते हैं जो कि अपने टेस्ट के ज़रिए से बता चुके हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसमें नॉर्थ कोरिया है जिसने 2016 के 2006 में जो है वो अपना डिक्लेयर किया और टेस्ट किए। उसके बाद हमारे पास उस न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा कौन है जनाब? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कब किए जी? पाकिस्तान ने 1998 में किए, 28 मई को। और उसके बाद इंडिया, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, कब किए जनाब? 1974 के अंदर पोखरान के अंदर स्माइलिंग बुद्धा पीसफुल के नाम से किए। पीसफुल था या नहीं वटेवर, लेकिन नाम पीसफुल ही था। उसके बाद चाइना 1964 में, ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोर किया। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1945 के अंदर या 4 के अंदर, जब उन्होंने उसके बाद इसको यूज़ भी किया। किधर यूज़ किया? हिरोशिमा और नागासाकी पे तो इस्तेमाल भी कर दिया, और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स इंसानों पे। तो ये सेरा भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सर ही जाता है। इसने ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद आपके रशियंस, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर 1949 में इन्होंने जनाब ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली, और फिर उसके बाद ये जनाब दोनों की एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर एक जो था बाईपोलैरिटी थी, और बड़ी टाइट बाईपोलैरिटी थी, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। सही है जी। और ये आपके 6 कंट्रीज जो हैं वो लार्जली। और उसके बाद 7वां कंट्री कौन सा है? आपका बरतानिया। बरतानिया ने 1952 के अंदर क्या किए थे? न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए। और उसके बाद एक फ्रांस, फ्रांस है, 1960s के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियर वेपन का, और न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए। लेकिन जनाब मोहतरम, अगर हम बात करें कि 2 स्टेट्स और भी हैं जो जिनके बारे में शक है कि उनके पास हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल ईरान, ईरान के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं पता नहीं है। हाउएवर जो डील है उसके मुताबिक जब डील ख़त्म हुई है तो अब उनके पास न्यूक्लियर जो मटेरियल या फिसाइल मटेरियल है, जिसका जो है वो 90% के करीब इनरिचमेंट ज़रूरी है, यानी प्योर 90% यूरेनियम हो जो कि फिसाइल मटेरियल हो, तो आप उसको एटम बम में यूज़ कर सकते हैं। वो 30% पे पहुंच गए थे, 30% या 20% के लगभग। तो अभी बड़ा सफ़र था, लेकिन हो सकता है उन्होंने पहले बना के रखे हुए हों, ये भी हो सकता है। लेकिन किसी को अभी उनका पता नहीं उनके पास हैं या नहीं। इसराइल, इसराइल कहते हैं कि इसने साउथ अफ्रीका के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट भी किए थे, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं है। इसके पास कहते हैं कि कोई जो है वो 400-500 के करीब या 1000 के करीब जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। ठीक है। एक कंट्री ऐसा था जिसने डिनाउंस कर दिया था, बना के ही ख़त्म कर दिया था फिसाइल मटेरियल को बनाने के बाद ही, वो था साउथ अफ्रीका, जो कि इस क्लब में पहले आने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली न्यूक्लियर क्लब के अंदर शामिल हैं। इनमें से 5 जो हैं उनको इजाज़त है रखने की, और 5 को नहीं है दुनिया के कानून के मुताबिक। भले ही वो जो ट्रीटी जिसके अंडर 5 कंट्रीज़ को ये न्यूक्लियर वेपन रखने की इजाज़त है, वो फिर एक 22 ट्रीटी बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे अगर कुछ कंट्रीज़ को इजाज़त है तो बाकी को क्यों नहीं है? बाकियों को भी नहीं होनी चाहिए। वो जनाब जो वर्ड है आपकी, ये चलती है स्टिक्स से, स्टिक्स। और जॉन जे ने कहा था, अमेरिकन पहला जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ था, कि कंट्री को वही बंदा गवर्न करता है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, जो उसको ओन करते हैं। आप गरीबों के हाथ में किसी कंट्री का, उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट बड़ी रेशियस स्टेटमेंट है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं उसको आप कंट्री दे देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी तरह से
आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये बहुत अनार्कियल है रियलिस्ट के मुताबिक, और इस सिस्टम में भी जो पावरफुल होते हैं वही क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। तो जनाब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के अंदर जो बिग विनर्स थे वो कौन थे? यूएसएसआर, इन्होंने 1949 में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। यूएसए 1945 या 4, ठीक है। बरतानिया 1952, ओके जी। उसके बाद फ्रांस 1960 और 1964 के अंदर आपका चाइना ने भी ये न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। ये कितनी स्टेट्स होगी? 1 2 3, ये 4 होगी और ये हमारी 5 है, ओके। तो ये 5 स्टेट्स तो उसके बाद एक ट्रीटी होता है इन सब का जिसको कहते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उस ट्रीटी में ये कहते हैं कि ये 5 के पास न्यूक्लियर पावर हैं तो ठीक है, इट्स ओके, ये 5 मुल्क रख सकते हैं। 94 के बाद ये 1968 में ये ट्रीटी हुआ, नॉन प्रोलिफरेशन का ट्रीटी दुनिया का। और इसके बाद कोई भी न्यूक्लियर पावर बनेगी तो हम उसके न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं मानेंगे, उसको डिफरेंट तरीके से इस सिस्टम से एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ना करे। तो 1974 में फिर हमारे इंटरनेशनल ट्रीटी है ना, ये जो ओन करते हैं ये उन्होंने बनाया, ये जो 5 कंट्रीज हैं। हालांकि ये 22 कंट्री, ये पार्टीजन है। अगर इंडिया को या पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स रखने का राइट नहीं है तो अमेरिकन कौन सा इतने अच्छे हैं, उनको क्यों राइट है? कोई अमेरिकन जो हैं वो, उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है कि वो उस वक्त यूज़ करेंगे जब उनको अच्छा है? न्यूक्लियर वेपन्स तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर होने चाहिए तो डेमोक्रेसी ये कहती है अगर होने चाहिए तो सबके पास होने चाहिए, यानी डेमोक्रेसी की बात अमेरिकन करते हैं तो उसके मुताबिक अगर अमेरिकन के पास हैं तो बाकी सबके पास भी होने चाहिए। लेकिन बाकी सबके पास वो नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान के पास वो नहीं मानते, वो उनको एक्सक्लूड करते हैं। तो ये एक पार्टीजन सा ट्रीटी है, ठीक है जी, कि मेरे पास होंगे तुम्हारे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया को चलाता हूँ, मैं दुनिया का पुलिसमैन हूँ। तो ये गलत ट्रीटी है। पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों ने इसको साइन नहीं किया क्योंकि उनकी आपस में एप्रीहेंशन थी। इंडिया जो है वो चाइना से उसको खतरा है, और चाइना को जब आप कहते हो कि न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म करे तो वो उसको खतरा यूनाइटेड स्टेट्स से। आप रशिया को कहते हो वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। आप यूनाइटेड स्टेट्स को कहेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स कहेगा जनाब मुझे तो, मैं तो दुनिया का पुलिसमैन हूँ, मैं हार्बिंजर हूँ डेमोक्रेसी का, सॉरी मैं एक बास्टियन हूँ डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, दुनिया पूरी को मैंने चलाना है, तो मैं क्यों न्यूक्लियर वेपन्स का फॉरगो करूँ? मैं नहीं करता। तो फिर इस तरह से ये चेन चलती है। जब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं ख़त्म करता तो फिर रशिया चाइना क्यों करेंगे? जब चाइना नहीं करता तो इंडिया नहीं करता, जब इंडिया नहीं करता तो फिर पाकिस्तान भी इन न्यूक्लियर वेपन से छुटकारा हासिल नहीं करता। तो ये एक ट्रीटी हुआ कि 5 पावर्स ये न्यूक्लियर वेपन्स रख सकती हैं, इसके अलावा कोई पावर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं रख सकती। ये ट्रीटी पार्टीजन है। फिर एक ट्रीटी हुआ CTBT के जो टेस्ट बैन ट्रीटी है कि आप टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है। ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक जजमेंट भी इस पे आई हुई है। तो टेस्ट बैन ट्रीटी के कोई साइन करो कि आइंदा हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया, ठीक है। तो ये एक 2 ट्रीटी जो हैं इसको कम करने के लिए। और फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कहता है कि जो बंदा NPT को साइन करके आएगा इन P5 के अलावा, यानी अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करेगा, उसको फिर वो टेक्नोलॉजी दी जाएगी जिससे वो एनर्जी के जो न्यूक्लियर एनर्जी के जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एस्टैब्लिश कर सके, ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करे, बना सके, बाकी को नहीं होगा, ठीक है। तो पिछले दिनों 2017 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया की एडिशन की बात हुई थी। तो कुछ कंट्रीज इंडिया के लिए अपोज कर रहे थे, कुछ पाकिस्तान के लिए। खैर इंडिया तो फिर हो गया है ना ऐड, क्योंकि उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर डील कर ली 2008, जो को उसको लाइसेंस देता है कि वो अपने न्यूक्लियर
और अपने जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट है उनको अलग अलग करे, जो कि एनपीटी की खिलाफवर्जी। तो ये जनाब आपका एनपीटी ये इससे रिलेटेड थे। अब हम डॉक्ट्राइन्स की तरफ जाएंगे। तो जनाब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसके 3-4 ही बातें हैं उससे रिलेटेड। पहली बात तो ये है कि ये इंडिया स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई ग्लोबल एम्बिशन है, या आप इस एटॉमिक बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब कह सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इसका एम्बिशन जो है वो ग्लोबल नहीं है। जैसे अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एरिना के अंदर वो अपना कद काठ बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है ये इंडिया स्पेसिफिक है, हमने ख़ास कर इंडिया के लिए रखा हुआ है, ये और किसी के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये डिटरेंस के लिए रखा हुआ है, ये डिटरेंस के लिए रखा हुआ है। और वो डिटरेंस भी किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ, कि इंडिया की जो मिलिट्री पावर है वो हमसे बड़ी है। इंडियन की जो फौज है वो हमसे 3 गुना बड़ी है, तो हम कन्वेंशनल वॉर में उनसे पीछे हैं। तो हम अपने ऊपर वॉर के बाद अपने मुल्क की जो के ऊपर किसी और का झंडा देखने के लिए हमने ये बनाया है कि वो झंडा ना आ सके। फॉर एग्जांपल इंडियंस अगर पाकिस्तान पे कब्जा करने जाएं या हमें लगे कि हम कन्वेंशनल वॉर लूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चला देंगे इंडिया के ऊपर, या फिर इंडिया हमारी इंडस्ट्री को तबाह करे। जैसे हमारा इंडस्ट्री का जो हब है वो कौन है? फैसलाबाद है। तो फैसलाबाद पे जब हमला होगा तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? अगर कोई न्यूक्लियर हमला होता है या फिर बमबारी होती है फैसलाबाद पे, जो ये थ्रेश होल्ड होगा, तो थ्रेश होल्ड होगा तो क्या होगा? हमारी एनसीए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी क्या करेगी? न्यूक्लियर वेपन चला देगी। तो हमारा जो है वो डिटरेंस है, कन्वेंशनल इंडिया की सुपरियॉरिटी को किल करने के लिए हमारा जो है वो न्यूक्लियर वेपन है। अब तीसरी बात, हम न्यूक्लियर ट्राइएड को परसू नहीं करते। अब न्यूक्लियर ट्राइएड क्या है जनाब? आप न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप जेट के ज़रिए से कर सकते हैं, या सब मेरीन्स के ज़रिए से कर सकते हैं, या फिर आप लैंड के ज़रिए से कर सकते हैं। मिसाइल जो सिस्टम होता है डिलीवर करने वाला रॉकेट, उनके ज़रिए से कर सकते हैं। तो पाकिस्तान फिर जेट और लैंड के ज़रिए से इसको परसू करता। सबमरीन कैपेबिलिटी पाकिस्तान जो था पास्ट में नहीं करता रहा, तो ट्राइएड की बजाय यानी टू स्ट्राइक कैपेबिलिटी, एक होती है 3 स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो कि तीनों वो जो है वो ऑप्शंस लोग परसू करते हैं कंट्रीज, लेकिन पाकिस्तान फिर 2 स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी उसको वाया करता है। ओके जी, ये पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के जो ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इनको कंट्रोल करते हैं नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ये है हमारी, ये 2000 में हमने बनाई थी। और इसमें जनाब पीएम इसको लीड करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, डिफेंस प्रोडक्शन होती है इसमें, और आर्मी चीफ भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इसको लार्जली कंट्रोल करते हैं कि कब हमला करना है इंडिया पे, कब नहीं करना। तो ये पाकिस्तान का डॉक्ट्राइन है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी पे बिलीव करता है। फर्स्ट यूज पॉलिसी यानी पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को पहले इस्तेमाल कर सकता है। और क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजी ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इसमें लिखा हुआ है इंडिया स्पेसिफिक है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ये नहीं कि ज़रूरी कि इंडिया हमला करेगा न्यूक्लियर वेपन से तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन इंडिया के ऊपर पहले चला सकता है, इंडिया से पहले भी चला सकता है, और चलाएगा सिर्फ इंडिया के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये है कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो इंडिया स्पेसिफिक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के, जो आपको याद रखने हैं। अब जनाब इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है? इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो ये कहता है कि इंडिया जो है वो क्या करेगा?
पहली बात है उसका है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में उसका जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी वो किसी के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका ये प्लज है अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में कि वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के खिलाफ नहीं करेगा, यानी वो स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनके खिलाफ नहीं करेगा। न्यूक्लियर फ्री रीजन्स में वो क्या है, वो नहीं करेगा, ठीक है। और फिर वो उसका एक और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी है, वो स्टेट, लेकिन वो स्टेट्स जो न्यूक्लियर वेपन कैरिंग स्टेट्स के साथ अलाइंस बनाती हैं उनके खिलाफ इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर सकता है। यस, दे कैन स्ट्राइक। एक ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ उसका अलाइंस है, तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है जनाब मोहतरम, उस पर अटैक कर सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन से। फिर इंडिया क्या करेगा जी, ट्राई एड को परसू करेगा, यानी ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन है कि वो एयर कैपेबिलिटी, वो लैंड टू लैंड कैपेबिलिटी, और वो जनाब मोहतरम सबमरीन, जो न्यूक्लियर सबमरीन है इनके ज़रिए से अटैक करेगा, ठीक है जी। और इंडिया का जो लार्जली ये न्यूक्लियर वेपन है जो वो चाइना के अगेंस्ट हैं, क्योंकि चाइना के साथ उनका टेरिटोरियल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी चल रहा है। और जनाब चौथी बात, इंडिया का नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे बिलीव करता है, यानी इंडियंस जो हैं वो पहले इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं करेंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है अगर उनको न्यूक्लियर अटैक उन पे होगा, उन पे न्यूक्लियर अटैक कोई करेगा पहले, तो देन वो रिटेलिएट करेंगे न्यूक्लियर स्ट्राइक के साथ। फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पाकिस्तान जैसे करता है ऐसा नहीं है इंडिया का। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है कि वो पहले न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो बाकियों के भी हम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स देखते हैं बड़े ब्रीफली। फ्रांस का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन देख लेते हैं। फ्रांस का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो है जनाब, प्रेसिडेंट चिराक थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी स्टेट अगर टेररिज्म के ज़रिए से, टेररिस्ट के ज़रिए से भी हम पे अटैक करेगी तो हम उसके ख़िलाफ़ क्या करेंगे, न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये फ्रांस का है, तो उसका मतलब है फ्रांस फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे बिलीव करता है और ये ट्राइएड को भी परस्यू करता है कि तीनों तरीके से वो क्या है, अटैक करेंगे। अमेरिकन जो हैं यूएसए भी ट्राइएड को ही परस्यू करता है और उसके पास तीनों कैपेबिलिटीज़ हैं, इवन के वो डिफेंस भी कर रहा है, यानी स्टार वार्स ऐसी स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव शुरू किया था ताकि न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ डिफेंस किया जा सके, कोई डिफेंस सिस्टम बनाया जा सके। उसके साथ साथ अमेरिकन एक और काम भी करते हैं। अमेरिकन जो है वो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे बड़ा अंधा बिलीव करते हैं। और ये है जी अमेरिकन की क्या है, अमेरिकन की स्ट्रेटजी है। रशियंस भी क्या हैं, रशियंस भी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे बिलीव करते हैं और उनका जो ये न्यूक्लियर वेपन्स है ये नाटो के लार्जली अगेंस्ट है कि नाटो अगर क्या करेगा, हम पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का हमें लगेगा तो हम फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कर सकते हैं, या फिर कोई कन्वेंशनल वॉर होगी वेस्ट के साथ, हमें लगेगा हम हार रहे हैं, रशिया के को ख़तरा है स्टेट को, तो वो फिर इसको चला देंगे।